Good morning, student. Today we are going to study the lesson 4 in class 8th. The title of this lesson, A Visit to Cambridge. So let's see this story. Before read it, I want to say something. देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में दो ऐसे व्यक्तियों के विषय में बताया गया है और ये चैप्टर जो है वो फिरदौस कांगा ने लिखा है और इसमें स्टीफन हॉकिंस और फिरदौस कांगा दो ऐसे व्यक्ति हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं और दोनों ही बातचीत के दौरान अपनी अपनी बाधाओं को रखते हैं। यहाँ पर बातचीत जो है फिरदौस कांगा और स्टीफन हॉकिंस के बीच में होती है और वह दोनों एक दूसरे से यही पूछते हैं कि जब लोग उनसे मिलते हैं तो वह किस प्रकार महसूस करते हैं या उनको कैसा फील होता है। तो हम इस चैप्टर को पढ़कर ये समझते हैं कि उन लोगों में क्या बात होती है। तो देखिए, लेट्स रीड दिस चैप्टर। This is the story of a meeting between two extraordinary people. ये कहानी दो असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण लोगों के बीच की मीटिंग, मुलाकात है। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये दो असाधारण लोगों के बीच की मुलाकात है। Both of them, वह दोनों ही डिफरेंटली एबल्ड, वह दोनों ही अक्षम थे। अक्षम मतलब शारीरिक रूप से सक्षम ना होना। ठीक है, स्टीफन हॉकिंस जो है एज एस्ट्रोफिजिसिस्ट, जो कि एक तारा भौतिकविद थे, हु सफर फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जो पैरालाइज की एक प्रकार के पैरालाइज से जूझ रहे थे, यानी वो जो है पीड़ित थे, एक प्रकार के पैरालाइज से वह पीड़ित थे। डेट कन्फाइंड हिम टू ए व्हील चेयर, जिसने कि उन्हें एक व्हील चेयर के साथ जोड़ दिया था। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर, और अब वह केवल इसी हालत में थे कि वह कंप्यूटर पर कुछ बटन्स को पंचिंग कर यानी दबा कर ही अपनी बात को बोल सकते थे। फिरदौस कांगा जो सेकंड इसमें जो पर्सन है वो है फिरदौस कांगा। फिरदौस कांगा ए राइटर, एक लेखक एंड अ जर्नलिस्ट, और एक जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो कि मुंबई में रहते हैं और मुंबई में काम भी करते हैं। कांगा वॉज बोर्न विद ब्रटिल बोन्स, कांगा जो है वो ब्रटिल बोन्स यानी ब्रिटिश बोन्स मतलब होती हैं इतनी कमजोर हड्डियां जो थोड़ा सा मोड़ने से ही टूट जाती हैं, यानी एकदम लाचार। तो इस प्रकार की हड्डियों के साथ फिरदौस कांगा का जन्म हुआ था। वह अपने साथ इस प्रकार की बीमारी को लेकर पैदा हुए थे। तो कांगा वॉज बोर्न विद ब्रिटिल बोन्स एंड लाइक हॉकिंस, और वह भी इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित थे, इसलिए वह भी हॉकिंस की तरह ही एक व्हील चेयर पर मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, वह भी हॉकिंस के अनुसार ही हॉकिंस की तरह ही एक व्हील चेयर से इधर उधर जा आ पाते थे। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, कैम्ब्रिज मेरे लिए जो है इंग्लैंड का रूपक था, यानी मैं ये सोचता था फिरदौस कांगा के शब्दों में ये अब स्टोरी बताई जा रही है, क्योंकि ये चैप्टर जो है फिरदौस कांगा ने लिखा है। फिरदौस कांगा सोचते थे कि उनके लिए इंग्लैंड जो है वो कैम्ब्रिज ही है, यानी वह कैम्ब्रिज जाकर ये समझते थे कि वह इंग्लैंड को देख लिया उन्होंने। तो इंग्लैंड जो है, कैम्ब्रिज जो है उनके लिए इंग्लैंड का रूपक है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज, और ये बहुत अद्भुत था, डेट की व्हेन आई लेफ्ट इट, जब मैंने इसे छोड़ा, हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, तो ये मेरे लिए इस बात से भी बढ़कर और ज्यादा मायने
वाला हो गया। यानी मैं अब कैम्ब्रिज को, पहले तो मैं कैम्ब्रिज को इंग्लैंड समझता था, लेकिन यहाँ फिरदौस कांगा क्या बता रहे हैं कि अब ये मेरे लिए उससे बढ़कर हो गया, और भी कुछ हो गया। बिकॉज क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंस देयर, क्योंकि मैं वहां पर स्टीफन हॉकिंस से मिला था। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर, जब टूर थ्रो कैम्ब्रिज, जब हम कैम्ब्रिज के वॉकिंग टूर यानी पैदल यात्रा, वॉकिंग टूर का मतलब पैदल यात्रा पर थे। डेट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंस, तो जो गाइड है उसने मुझे स्टीफन हॉकिंस के बारे में बताया। पुअर मैन, बेचारा आदमी, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो अब पूरी तरह से, बिल्कुल, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, डिसेबल्ड यानी अक्षम है, दो ही इज ए वर्दी सक्सेसर टू इसाक न्यूटन, वह योग्य है, योग्य उत्तराधिकारी है, सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी, वर्दी सक्सेसर योग्य उत्तराधिकारी है टू इसाक न्यूटन, इसाक न्यूटन का। इसाक न्यूटन जो है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और जो स्टीफन हॉकिंस हैं वह भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं उस समय के। तो इसाक न्यूटन जो हैं उनके जो उत्तराधिकारी थे, योग्य उत्तराधिकारी, वह स्टीफन हॉकिंस थे, हुज चेयर इन हैज एट द यूनिवर्सिटी, और जो कि यूनिवर्सिटी में इसाक न्यूटन की चेयर पर इस समय थे। यानी स्टीफन हॉकिंस जो हैं वो इसाक न्यूटन की चेयर पर थे। देखिए, ग्रेविटी की खोज जो है इसाक न्यूटन ने की थी, तो उनकी जो चेयर थी यूनिवर्सिटी पर, उस पर इस समय कौन बैठता था? स्टीफन हॉकिंस बैठते थे, जो अपने शारीरिक रूप से अक्षम थे। एंड आई स्टार्टेड, और मैं शुरू हो गया, बिकॉज क्योंकि आई हैड क्वाइट फॉरगेटन, मैं पूरी बिल्कुल भूल गया था, डैट की दिस मोस्ट ब्रिलियंट, ये प्रतिभाशाली, एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, और पूरी तरह से लकवाग्रस्त तारा भौतिकविद, द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये एक बुक का नाम है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के जो लेखक थे, वन ऑफ द बेस्ट सेलर, जिनकी सबसे अधिक ये किताब बिकी थी, सेलर एवर लिव्ड हियर, वह यहाँ रहते थे। यानी यहाँ पर वह यहाँ रहते थे, यानी यहाँ पर जो है जो फिरदौस कांगा हैं वो स्टीफन हॉकिंस के विषय में उनकी विशेषता को बताते हुए ये बातें बोलते हैं। इसके आगे देखिए, जब द वॉकिंग टूर वॉज डन, जब पैदल यात्रा समाप्त हो गई, पूरी हो गई, आई रश टू ए फोन बूथ, मैं एक फोन बूथ की तरफ दौड़ा, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड्स, सो मैंने उनके तारों को इतना खींच लिया, इट कुड रीच द आउटसाइड, के वह बाहर तक पहुंच सके। क्योंकि फिरदौस कांगा जो है वो भी एक व्हील चेयर पर रहते थे, और व्हील चेयर जो है टेलीफोन बूथ के अंदर नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने तार को इतना खींच लिया, टीयरिंग मीन्स खींचा, कि खींचते हुए वह बाहर, आउटसाइड यानी बाहर तक आ सके। फोन स्टीफन हॉकिंस हाउस, और उन्होंने स्टीफन हॉकिंस के घर फोन लगाया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, वहां पर उनका असिस्टेंट जो था वो लाइन पर था। एंड आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से व्हील चेयर पर आया हूँ। परहैप्स, शायद, ही थॉट, उसने सोचा, आई हैड प्रोपल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, यानी मैं पूरे रास्ते स्वयं को ढकेलता हुआ आया हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम व्हील चेयर पे होते हैं तो व्हील चेयर पर होने वाले लोग अधिकतर पहियों को खुद ही चलाते हैं, व्हील्स की, जो चेयर की व्हील्स होती हैं उन्हें वो खुद ही चलाते हैं। तो इसी तरह से वह यहाँ पर जो फिरदौस कांगा है वो क्या कहते हैं कि शायद उसने सोचा होगा कि मैंने खुद ही अपने आप को ढकेलता हुआ यहाँ आया हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, मैं ब्रिटेन में अपने जो यात्राएं थी उनको लिखते हुए, लिखने के लिए मैं अपने आप को यहाँ पर खुद ही ढकेलता हुआ आया हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस, मुझे प्रोफेसर हॉकिंस से मिलना था। इवन 10 मिनट्स वुड गो डू, और 10 मिनट भी मिल सकते हो तो चलेंगे। हाफ एन आवर, आधा घंटा, ही सेड, उसने कहा।
फ्रॉम 3:30 to 4, यानी 3:30 से 4। यहाँ फिरदौस काका को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो केवल ये सोच रहे थे कि मुझे अगर 10 मिनट भी मिल जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन उन्हें कितना मिल गया? आधा घंटा मिल गया। एंड सडनली, और अचानक, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, वीक ऑल ओवर, यानी मैंने अपने शरीर में बहुत कमजोरी महसूस की, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, और मेरी अक्षमता बढ़ गई। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू, जब आप अक्षम होते हो तो लोग आपसे कहते हैं टू ब्रेव, बहादुर बनो, एज इफ, मानो, यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर, आपके पास एक ऐसा खाता है जिसमें करेज यानी उत्साह भरकर रखा है, और ऑन विच, जिस पर से, यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, यानी जब आप बहुत दुर्बल हो जाएं, बहुत अक्षमता महसूस करें, तो आप वहां से थोड़ा उत्साह निकालने के लिए एक चेक ड्रॉ कर सकें। द ओनली थिंग्स दैट मेक यू स्ट्रोंगर, केवल वही चीज आपको मजबूत बनाती है, इज सीइंग समबडी लाइक यू, जब आप किसी को देखते हो, अचीविंग समथिंग ह्यूज, कुछ बड़ा पाते हुए, यानी जब आप किसी को कुछ बड़ा पाते हुए देखते हो तो ये आपको स्ट्रोंगर और अधिक मजबूत बनाता है। देन यू नो, तब आप जान पाते हो, हाउ मच इज पॉसिबल, कि कितना संभव है, एंड यू रीच आउट फर्दर देन, वहां तक पहुंचना, फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, जो आप सोचते थे और जो आप कर सके, जो आप सोचते थे और जो आप कर सके, वहां तक कदम बढ़ाना, वहां तक पहुंचना कितना संभव है। आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूँ, सेड हिज embodies कंप्यूटर वॉइस, मैं बहादुर नहीं हूँ, सेड, कहा, हिज embodies कंप्यूटर वॉइस, यानी जो उनकी विचलित जो कंप्यूटर वॉइस थी, यानी जो वो कंप्यूटर पे पंचिंग करके बोलते थे, उन्होंने बोला कि मैं ब्रेव नहीं हूँ उस कंप्यूटर वॉइस में। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, मैं बहादुर नहीं हूँ, उन्होंने अपनी कंप्यूटर वॉइस में कहा, और अगली दोपहर उन्होंने कहा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, यानी मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। श्योरली, निश्चित ही, आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ दिस इंटीग्रेटिंग बॉडीज वॉज ए चॉइस, मैं कहना चाहता था कि जीना कलात्मकता से, विद द रियलिटी, सच्चाई, ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, इस बिखरे शरीर के साथ, वॉज ए चॉइस, क्या एक चॉइस थी, यानी मैं उनसे ये कहना चाहता था कि इस बिखरे हुए शरीर के साथ, इस शरीर की सच्चाई के साथ एक कलात्मक जीवन को जीना एक चॉइस थी, एक चुनाव था, लेकिन आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत था, बिकॉज, क्योंकि, आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, मुझे प्रत्येक समय अपराध बोध महसूस होता था। आई स्पोक टू हिम, मैं उनसे बात करता था, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, और उन पर उत्तर देने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए दबाव बनाता था। देयर ही वॉज, वहाँ वह थे, टेपिंग एट द लिटिल स्विच, वह एक छोटे से स्विच के ऊपर टैप करते थे, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, और अपने कंप्यूटर पर उन शब्दों को पाने की, यानी ढूंढने की कोशिश करते हुए, विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, एक थोड़े से क्षण के लिए, बिट ऑफ मूवमेंट, एक थोड़े से क्षण के लिए, लेफ्ट टू हिम, जो उनके पास था, हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, जो उनकी लंबी पीली उंगलियों में जो थोड़ी जान बची थी, जो थोड़ा सा उनके पास
उनकी उंगलियों में जो जीवन था उससे वह कंप्यूटर पर उन शब्दों को ढूंढने की कोशिश करती थी। एवरी सो ऑफन, अक्सर कई बार, हिज आइज वुड शट, उनकी आंखें बंद हो जाया करती थी। इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, यानी इस फ्रस्ट्रेटेड यानी इस काम से, मतलब जो इतना दबाव बनाने वाला काम था उनको उत्तर कंप्यूटर से देना पड़ता था, इसको करते करते उनकी आंखें जो हैं कई बार बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके अपोजिट बैठे हुए, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था, हिज एंग्विश, उनकी लाचारी को, द माइंड वंट विद थॉट्स, और उनका जो मतलब जो दिमाग था वो जो विचारों से भरा हुआ था, उनके विचारों को, डेट कम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंस स्टिफ ऑफ कर्प्सेस, यानी जो कि जमे हुए फ्रेसेस और मरे हुए, स्टिफ ऑफ कर्प्सेस मीन्स मरे हुए, बेजान वाक्यों से और जमे हुए शब्दों से भरा हुआ था। उनका जो मन था वो इस प्रकार भरा हुआ था, यानी एक व्यक्ति के माइंड में बहुत सारी बातें हों लेकिन वह उनको कह ना सके, तब वो कितना लाचार हो जाता है अपनी बात को, जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वो पीड़ा को फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंस के को देखते हुए महसूस कर सकते थे। लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक, बहुत से लोग सीम टू थिंक सोचते हैं, दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रोनिकली अनहैप्पी, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो अक्षम लोग होते हैं वो बहुत अधिक अनहैप्पी होते हैं, यानी जीवन से नाखुश होते हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो, मैं जानता हूँ, डेट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, ये मेरे लिए स्वयं के लिए भी सच नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अंदर ही अंदर हंसते हैं? अक्सर आप अंदर ही अंदर हंसते हैं जब आप लोगों की बातें सुनते हैं, तो आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अंदर ही अंदर हंसते हैं? अबाउट 3 minutes लेटर, करीब 3 मिनट बाद, ही रिस्पोंडेड, उन्होंने उत्तर दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मैं मनोरंजन ढूंढता हूँ when जब पीपल पैट्रोनाइज मी, जब लोग मुझे संरक्षक करते हैं, यानी जब लोग मुझे ज़्यादा देखभाल करते हैं। पैट्रोनाइज मीन्स संरक्षा करते हैं, मुझे सुरक्षा देते हैं। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग, और क्या आप नाराजगी ढूंढते हैं, व्हेन जब समवन लाइक मी, जब कोई मेरी तरह कम्स आता है, एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, और आपको आपके काम में डिस्टर्ब करता है। द आंसर फ्लैश्ड, उत्तर चमकता है, यानी स्क्रीन पर इसको उत्तर कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है, यस, हाँ। देन, तब, ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, तब वे मुस्कुराए, हिज वन वे स्माइल, क्योंकि उनका पैरालाइज से थोड़ा सा मुंह जो है टेढ़ा हो गया था, तो वो एक ही तरफ जो उनका चेहरा था वो कार्य करता था, तो वो एक ही तरफ से मुस्कुराए, वह अपनी वन वे स्माइल से मुस्कुराए। एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, और मैं जानता था बिना भावुक हुए और सिली मूर्खतापूर्ण जो है सोचते हुए, बिना मूर्ख बने और बिना भावुक हुए, डैट की आई वॉज लुकिंग एट वन, मैं I was looking at one of the most beautiful men in the world, के मतलब मैं जानता था कि मैं बिना भावुक हुए या बिना मूर्ख बने मैं इस संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति को देख रहा था। A first glimpse of him is shocking, उनकी
उनका पहला ग्लिम्स यानी उनकी जो पहला जो दर्शन होता था ऑफ हिम इज शॉकिंग, वो चौंकाने वाला होता था। यानी जब लोग उनसे पहली बार मिलते थे तो वह चौंकाने वाला होता था, बिकॉज ही इज लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वह एक स्टिल फोटोग्राफ यानी एक रुकी हुई तस्वीर के समान हैं। एज इफ मानो ऑल दोज पिक्चर, वह सारी तस्वीरें ऑफ हिम उनकी इन मैगजीन, जो मैगजीन में छपती हैं, एंड न्यूज़पेपर में छपती हैं, हैव टर्न 3 डिमेंशनल, यानी वो तीनों तरफ से आगामी हो, यानी किसी भी तरफ से आप देखो तो वो वैसे ही दिखाई देते थे। देन तब यू सी, आप देखते हैं, द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू द स्लम्प, के उनका सर जो है वो दूसरी तरफ थोड़ा सा झुक गया था। द टोर्सो मीन्स धड़, और उनका धड़ जो है श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, उनकी पीली नीली शर्ट में उनका धड़ थोड़ा सा सिकुड़ गया था। श्रंक मीन्स सिकुड़ गया था। द बेस्टेज लेग्स, और उनके पैर जो हैं थोड़े बेकार हो गए थे। बेस्टेज मीन्स रुक गए थे, क्योंकि वो लकवाग्रस्त थे तो उनमें कोई हलचल नहीं थी। यू लुक, आप देखते हैं, एट हिज आइज, उनकी आंखों में, विच कैन स्पीक, जो बोल सकती थी, स्टिल, अभी भी, यानी जो स्टीफन हॉकिंस की आंखें थी वो अभी भी बात कर सकती थी, यानी वे अपनी आंखों से इशारे कर सकते थे। एंड दे आर सेइंग, मानो वह कह रहे हैं, समथिंग ह्यूज, कुछ बड़ा, एंड अर्जेंट, और कुछ जरूरी, यानी वह अपनी आंखों से कुछ बड़ा कुछ जरूरी कहना चाहते हों। इट इज हार्ड टू टेल वॉट, लेकिन ये बताना मुश्किल था, वॉट ही टेल, कि वह क्या बताते हैं। बट यू आर सेकेंड, लेकिन आपको हिला के रखता है, बिकॉज यू हैव सीन समथिंग, आपने कुछ ऐसा देखा, यू नेवर थॉट, जो आपने कभी सोचा ना हो, कुड बी सीन, कि दिखाया जा सकता है, यानी ऐसा कुछ जो आपने कभी सोचा नहीं और आपके सामने आ जाए तो आप उसको देखकर हिल सकते हो। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, यानी अक्षम होने में आप क्या सोचते हैं कि अक्षम होने में सबसे अच्छा क्या है। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उनसे ये तुरंत पूछा। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, दिस इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, के अक्षम होने में कुछ भी अच्छा है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई सेड, मैंने कहा, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, कि तुम ढूंढ सकते हो या तुम ढूंढो, हाउ मच, कि कितनी, काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, इस संसार में कितनी दयालुता है। यस ही सेड, उन्होंने कहा। इट वॉज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर, यानी जो उनकी सिंथेसाइजर जो मशीन थी, जो उनकी शब्दों को कन्वर्ट करके आवाज निकालती थी, डेट इट कोड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो सेट्स और टोन, यानी वह केवल आवाज निकालती थी, वह उनका इन्फ्लेक्शन यानी उनके उतार चढ़ाव, उनके सेट्स और उनकी टोन, उनके स्वर का कुछ पता नहीं चलता था। एंड आई कुड नॉट टेल, इसलिए मैं बता नहीं सकता था, हाउ enthusiastically he agreed with me, कि वह कितने मेरे साथ सहमत हैं, कितने उत्साह से। enthusiastically का मतलब कितनी उत्साह से वह मेरे साथ सहमत हैं। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, प्रत्येक समय I shifted my chair, मैं अपनी कुर्सी पर हिलता डुलता था, and turned my wrist, और अपने हाथ को मोड़ता था, to watch, देखने के लिए, the time, यानी मैं अपनी हाथ की घड़ी को देखने के लिए टाइम मोड़ता था।
I wanted to make everyone of our 30 minutes count. मैं अपने 30 मिनट्स का प्रत्येक मिनट्स को काउंट करना चाहता था. I felt, मुझे लगा, a huge relief, एक बड़ी राहत, यानी मुझे एक बहुत बड़ी राहत महसूस हुई. एंड आई एक्सिलरेशन, और वह रोमांच महसूस हुआ. इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, जो कि मेरे शरीर की संभावनाओं में था. यानी जब सामने जो स्टीफन हॉकिंस थे वे केवल अपनी उंगलियों को चला सकते थे और पंचिंग द्वारा बात कर सकते थे. उनको देखकर मुझे एक बहुत बड़ी राहत मिली कि मेरे शरीर में अभी काफ़ी संभावनाएं हैं रोमांच करने के लिए. मुझे ये रोमांच बहुत अच्छा लगा. हाउ लिटिल इट मैटर्स देन दैट आई वुड नेवर वॉक. ये कोई मायने नहीं रखता. ये हाउ लिटिल इट मैटर देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड. यानी ये इतना मायने नहीं रखता कि आई वुड नेवर वॉक, कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा या खड़ा नहीं हो पाऊंगा. ये इतना मायने नहीं रखता. यानी मेरे जीवन में अभी इसके अलावा बहुत सी संभावनाएं हैं. भले ही मैं व्हील चेयर पे यहाँ वहाँ कम से कम घूम तो सकता हूँ, नॉर्मल तरीके से बात तो कर सकता हूँ. स्टीफन हॉकिंस तो नॉर्मल तरीके से बात भी नहीं कर सकते थे. तो यहाँ पर मुझे ये जानने के बाद बहुत राहत मिली. आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे पूछा या उनसे कहा, हाउ, कि कैसे. ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन बियॉन्ड क्लेचे फॉर मी, कि वह किस प्रकार, क्लेचे मीन्स होती हैं मुहावरे, बड़ी बड़ी कहावतें, कैसे वह इन कहावतों के अलावा मेरे लिए एक इंस्पायरेशन है. एंड श्योरली, और निश्चित ही, फॉर अदर्स, वह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा के स्रोत यानी इंस्पायरेशन होंगे. डिड दैट थॉट हेल्प हिम, और क्या वह सोचते हैं हेल्प हिम, कि उन्होंने मेरी इस प्रकार मदद की है. यानी उनकी इस तरह जो प्रेरणा के वो स्रोत हैं वो मेरे लिए हेल्पफुल हैं. तो उन्होंने आंसर दिया, ही सेड नो, उन्होंने उत्तर दिया नहीं. एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, कितना मूर्खतापूर्ण था मेरा उनसे ये पूछना, कि मैंने किस प्रकार का ये सवाल उनसे पूछा. व्हेन, जब योर बॉडी इज क्लोस्ट्रोफोबिक रूम्स, जब आपकी जो शरीर है वो एक क्लोस्ट्रोफोबिक रूम की तरह हो जाता है. क्लोस्ट्रोफोबिक मीन्स एक ऐसा कमरा जो चारों तरफ से बंद होता है, छोटा होता है और जिसमें आप फंस जाते हो, वहां से निकल नहीं पाते हो. उस प्रकार के कमरे को क्लोस्ट्रोफोबिक रूम कहते हैं. तो वह, जब आपका शरीर एक क्लोस्ट्रोफोबिक रूम बन जाए, एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, और जो उस कमरे की दीवारें हैं वो और करीब आती जाए, सिकुड़ती जाए दिन ब दिन, यानी आपका शरीर दिन ब दिन खत्म हो रहा है, तो इट डजंट डू मच गुड. तो ये अच्छा नहीं हो सकता है. टू नो, जानना, डेट की देयर आर पीपल आउटसाइड, की जो लोग बाहर हैं, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, विद एडमायरेशन टू सी, और प्रसन्न हैं देखते हुए, यू ब्रीथिंग स्टिल, के आप अभी भी सांस ले रहे हैं. यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपके जीवन, आपके शरीर के अंदर सब कुछ खत्म हो रहा है, आप बीमार हो, आप कुछ कर नहीं सकते, और आपके बाहर जो लोग आपके साथ हैं वो ये देख के खुश हैं कि कम से कम आप अभी जिंदा हो, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उनके खुश रहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जीवित रहने से फर्क नहीं पड़ता जब आप पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं शरीर के द्वारा. तो इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल, क्या आप अक्षम लोगों के लिए कोई सलाह देना पसंद करेंगे या सलाह दे सकते हैं. समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो जीवन को और अच्छा बनाने में कार्यरत हो सके, यानी जो मदद कर सके जीवन को और बेटर बनाने में. दे शुड कॉन्सेंट्रेट
ऑन वॉट दे आर गुड एट। तो उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए ऑन वॉट जिसमें दे आर गुड वह अच्छे हैं। यानी कोई भी अक्षम व्यक्ति हो या योग्य व्यक्ति सक्षम भी हो तो उसे उस बात पर ध्यान देना चाहिए जिस काम में वह अच्छा है, जो काम उसे आता है। दे आर गुड एट, जिस काम में वह अच्छा है। द हाफ आवर वॉज अप, आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ। आधा घंटा पूरा हो चुका था। हाफ आवर वॉज अप, तो आधा घंटा पूरा हो चुका था। आई थिंक, मुझे लगा। आई हैव अनॉयड यू इनफ, मैंने आपको काफ़ी परेशान किया। आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर, तो मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। आई टच हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधे को छुआ, टच किया। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और समर इवनिंग यानी गर्मियों की शाम में मैं अपने व्हील को चलाते हुए बाहर आ गया। देखिए, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको समय पे वीडियो मिल सकें, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े वीडियोस। आप जब देखना चाहें तब देख लें। ओके, थैंक यू।